फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये जो चैप्टर है इसमें हम स्टेजेस इन फॉर्मेशन देखेंगे। सी मेन किरदार रहता है फॉर्मेशन का प्रमोटर, उसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहां कहां जाना है, कितने लोग जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद या रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन सा सर्टिफिकेट मिलना है, क्या कायदे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए अलग है, ये सब डिस्कशंस फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। पहले तो समझो फॉर्मेशन का मूल उद्देश्य क्या है तुम्हारा, रजिस्टरिंग अ कंपनी, करेक्ट। सो मैं माउस से लिख रहा हूं रजिस्टरिंग अ कंपनी, या टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। नाउ तुमने एक नाम तो बहुत फेमस है जो सुना होगा, एप्पल इंक सुना होगा, है ना। अमेरिका में रजिस्ट्रेशन जो रहता है उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, इसलिए एप्पल इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। सो रजिस्ट्रेशन को इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। तो तुम्हारा काम है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। किसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हम शॉर्ट में उसको आरओसी बोलते हैं। भारत में 22 आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तुम अपने नोट्स में लिख भी सकते हो एक्स्ट्रा डेटा। महाराष्ट्र में दो, तमिलनाडु में दो क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है। रजिस्ट्रेशन के बिना इंडिया में कंपनी शुरू नहीं हो सकती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो तुमको पूरे करने पड़ेंगे टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। एज अ स्टूडेंट तुम जब 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हो तो उसके पहले तुम ऑनलाइन सबमिशंस, तुम्हारा आधार कार्ड, मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, प्रिस्क्राइब फीस पे करते हो। उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है या एडमिशन होता है, फिर कॉलेज तुमको आई कार्ड देता है। इसी तर्ज पर जिसको कंपनी फॉर्म करना है, शुरू करना है, क्योंकि बिना कंपनी फॉर्म किए तुम कंपनी चला नहीं सकते इंडिया में, तुमको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र में एक मुंबई में है, एक पूना में है। कौन, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चिंच पोकली में तुमको मिल जाएगा। सो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जाएंगे रजिस्ट्रार के पास टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। लेकिन कंपनीज एक्ट में कंपनीज के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक आदमी जो कंपनी बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 56 में कंपनी था ही नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 में आया, मतलब मुश्किल से 9 साल हुए हैं ओपीसी का कंसेप्ट आके। मतलब 2013 के पहले एक आदमी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक है। सो एक तो ओपीसी हुआ, और एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तुमको क्लियर एग्जांपल हम दे देते हैं प्राइवेट कंपनी का। एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स अमेरिका के शेयर बाजार में बिकते हैं, लेकिन इंडिया में उसके शेयर्स बिकते नहीं है पब्लिक में, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड नहीं। यदि तुमको शेयर्स बेचने हैं तो तुमको शेयर्स पब्लिक में लाना पड़ेगा, और एप्पल ने अपने शेयर्स पब्लिक नहीं किए हुए, मतलब एप्पल इंडिया में शेयर बाजार में नहीं है। सो इंडिया में एप्पल क्या है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो रिलायंस भी प्राइवेट लिमिटेड था, आई थिंक रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड था, बाद में चलकर वो पब्लिक लिमिटेड। सो क्वेश्चन ये है, क्या तुम कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक लिमिटेड, द आंसर इज यस। क्या तुम कन्वर्ट कर सकते हो पब्लिक लिमिटेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड, द आंसर इज यस। थोड़े प्रोसीजर ज्यादा डीप है,
क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट छोटा कर रहे हो ना तुम कंपनी को, प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो तो बड़ा हो गया, तो दोनों के प्रोसीजर्स अलग है, बट वो सिलेबस का टॉपिक नहीं है। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो मूल सूत्रधार या शुरुआत कौन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर वो इंसान है जिसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने, वो सारे स्टेप्स लेगा। सो फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स लेगा प्रमोटर। जैसे तुम्हारा एडमिशन के लिए तुमको या तुम्हारे पेरेंट्स को स्टेप लेना पड़ेगा, दूसरा तो कोई लेगा नहीं, ठीक है। सो जब एक प्रमोटर को आइडिया आता है, पहले तो उसको डिसाइड करना रहता है कि उसका कंपनी रूप कौन सा लेगी। 1 पर्सन कंपनी का लेगी, क्या प्राइवेट लिमिटेड लेगी, या पब्लिक लिमिटेड लेगी। ओपीसी है तो एक आदमी, प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको 2 लोग लगेंगे कम से कम, प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2, और मैक्सिमम कितना है प्राइवेट लिमिटेड में? 200। कंपनीज एक्ट 56 में 50 था, सेक्शन 12 कंपनीज एक्ट 1956, अभी कितना कर दिया है? 200। तुम बोलोगे सर पार्टनरशिप फॉर्म करना है, तो मैं बोलूंगा इधर ये तो कंपनी का टॉपिक है, तो रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप के पास जाओ, तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 में कोई काम नहीं। पार्टनरशिप है तो तुम कहां जाओगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाओगे। तुम बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, वापिस कंपनी में मत आओ, कहां जाओगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। एचयूएफ है तो कौन सा कायदा लागू होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अच्छा, इनकम टैक्स में तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो क्या काम करता है? पैन कार्ड देता है। तुम्हारा कंपनी इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा, हाँ टैक्स के पर्पज में रजिस्टर होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट में तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन से काम होता है? आंसर इज नो। लोकल लेवल पे शॉप एक्ट भी लेना पड़ता है, जीएसटी के भी अपने कायदे रहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुमको आई कोड लेना पड़ेगा। कस्टम्स एक्ट 1957 है, उसके भी कायदे लागू होते हैं। सो वंस प्रोमोटर ने डिसाइड कर लिया कौन सा टाइप का कंपनी, कंपनी कौन सा टाइप का होगा, या तो 1 पर्सन कंपनी होगा, या प्राइवेट लिमिटेड होगा, या पब्लिक लिमिटेड होगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और लाइसेंस कंपनी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्रकार के। बट सबको समेशन में 3 डायमेंशन में ले सकते हैं, कौन सा? ओपीसी, या प्राइवेट लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड। वंस उसने डिसाइड कर लिया कि कौन सा कंपनी फॉर्म करना है, प्रोसीजर पार्ट तो रहेगा ही ना, डॉक्यूमेंट्स, जो मूल डॉक्यूमेंट्स है। तुमको 11th में साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी करो, तुमको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो लगना ही है। सो सब जगह तुमको 2 डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो लगना ही। अब चॉइस तुम्हारा है, तुम कौन से टाइप का कंपनी फॉर्म करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? ये जो स्टार्टअप है, तुम जो शार्क टैंक में देखते हो, वो शार्क टैंक में स्टार्टअप हो चुका है। हम होने से पहले प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद तुम धंधा खरीदी बिक्री शुरू कर सकते हो। यदि शार्क टैंक में किसी ने कंपनी रजिस्टर करा दिया है, तो वो शेयर्स का कुछ हिस्सा बेच रहा होगा। यदि कंपनी उसका रजिस्टर्ड नहीं है, तो नॉर्मल इंसान होगा, नॉर्मल धंधा होगा, सोल ट्रेडर, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट उसको डिसाइड करना होगा शेयर्स के बारे में, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स करना है, क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी करना है, या तीसरा ऑप्शन अनलिमिटेड कंपनी करना है। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर का से में 1000 शेयर है, एक शेयर का कीमत है 10 रुपया, कितना हुआ टोटल शेयर की कीमत? 10,000 हुआ ना। अब स्टार्टिंग में तुमसे लिया गया 6 रुपया, तो 1000 इंटू 6 कितना हुआ? 6000। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या बोलते हैं? कि एज शेयर होल्डर। अब प्रमोटर जब जब एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर तुमको बताना पड़ता है कितने रकम से शुरू हुई। प्राइवेट कंपनी लगभग 1 लाख से कम शुरू नहीं करते, पब्लिक लिमिटेड 5 लाख से कम शुरू नहीं करते। सो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको 10,000 करता हूँ और इसको 1 लाख करता हूँ, ठीक है। सो और इसको मैं 60,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। तुमने 60,000 रुपये पे किया, आगे बाकी 40,000 तुम बाद में भी पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में कंपनी को घाटा हो जाता है, घाटा हो जाता है 2 लाख रुपए का। पर एज शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा तुमसे कितना मांगा जा सकता है? 40,000, जो 10 में से 6 तुमने पे कर दिया, 4 तुम्हारा पे करना बाकी है,
40,000 ही तुमको देना है, मतलब 4 रुपया पर शेयर ही तुम्हारा लायबिलिटी बचा। अच्छा, स्टार्टिंग में तुमने 6 रुपया नहीं, 4 रुपया नहीं, पूरा का पूरा लाख रुपया कंपनी को पे किया शेयर कैपिटल के रूप में, और बाद में घाटा होता है 2 लाख रुपया, तुमको कितना पे करना है? द आंसर इज 0, क्योंकि एक शेयर की रकम यदि तुमने पूरा पे कर दिया तो तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड टू वो शेयर का रकम। आ रहा समझ में? तुमने एक बार शेयर का रकम पे कर दिया तो तुम पूरे तरीके से सेफ हो गए। किंगफिशर एयरलाइंस का तुम एग्जांपल लोगे, 900 रुपए का शेयर था, 1 रुपया हो गया। आज यदि जो कर्जा चुकता करना है तो शेयर का वैल्यू कम से कम -25-30 रुपया होगा। मतलब हर शेयर होल्डर से 25-30 रुपया मांगा जाना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर देगा नहीं, क्यों? लायबिलिटी लिमिटेड है, उसने शेयर का पूरा पैसा दे दिया, शेयर का कोई बाकी नहीं है, कंपनी घाटे में है, माइनस में है, कर्जदार को देना बाकी है, लेकिन शेयर होल्डर से मांगा नहीं जा सकता क्योंकि वो कंपनी लिमिटेड थी, किंगफिशर एयरलाइंस। आ रहा समझ में? तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम कंपनी किस रूप में। ये 99% कंपनीज इंडिया में लिमिटेड बाय शेयर होते हैं। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, 12 लाख में से 11,99,000 कंपनीज ऐसे ही तुमको मिलने हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। क्योंकि द मोमेंट मैं पार्ट 2 में आता हूं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसमें एक रिस्क आ जाता है। रिस्क क्या आता है मैं बताता हूँ। तुम जब मेमोरेंडम बताऊंगा, उसका डिटेल में 6 क्लॉज है, अलग अलग डिटेल्स बताने वाला हूँ। नेम, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, जादूगरी हो, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम में क्या क्या है? तुम्हारा जन्म कुंडली ना, नाम, पता, कितना रकम, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? जो प्रमोटर है, जिसको आइडिया आया, वो बोलता है कि यदि कंपनी बंद हो गई तो मैं 10 लाख रुपया दूंगा, यदि कम पड़ रहा है, वो गारंटेड रकम दे रहा है, 10 लाख रुपया। ठीक है ना, एक और जीरो डाल दो, तो ये गारंटेड रकम। सो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? एक प्रमोटर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रॉमिस किया है अपने सिग्नेचर के साथ, इन द इवेंट कंपनी बंद हो जाती है और पैसा कम पड़ता है, तो वो 10 लाख रुपया खुद से देगा। लेकिन कंपनी को घाटा होता है तो उससे 10 लाख नहीं मांगा जा सकता। कंपनी बंद हो जाए तो मांगा जा सकता है। तो उसने क्या दिया है? गारंटी दिया है। ऐसे टाइप को कंपनी बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। बहुत कम, अब 10 लाख का गारंटी दिया है तो फिर उसको देना ही पड़ेगा, कंपनी बंद हो जाए और पैसा कम पड़ रहा है तो। लेकिन ऐसे टाइप के कंपनी प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर के लिए शुरू होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहता है, सर्विस रहता है, और इनमें डिविडेंड देने के भी कुछ कायदे कानून है जो आसानी से नहीं दिए जा सकते, लेकिन वो लाइसेंस कंपनी इसमें दिए जा सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तो एक नॉर्मल सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हो गया, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में तुमने लाख रुपया पूरा दे दिया, कंपनी को 2 लाख का घाटा हुआ, तो लाओ घर से 2 लाख, क्योंकि तुमने अनलिमिटेड लायबिलिटी शुरू किया है। तो ऐसा शुरू करने से पहले सोच लेना कि यदि घाटा हो गया तो भाई तुमको घर से लाना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी शुरू करने से पहले बहुत सोच समझ कर, यदि तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि तुमको रखना है अनलिमिटेड लायबिलिटी ताकि तुम सेफली ऑपरेट करें, तुम बोलते ना चाकू के नोक पे चल रहे हो, तुमको घर से लाना पड़ेगा 100% लॉस या 100% जो कम पड़ रहा है पैसा, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कोई भी ओपन करना नहीं चाहता है। समझ में आया? सो इंट्रोडक्शन के तौर पर तुमको याद रखना है कुछ चीजें। बेसिक फॉर्मेशन मतलब वो सारे स्टेप्स लेना कंपनी को शुरू करने के। वो सारे स्टेप्स कौन लेता है? प्रमोटर। उस सारे स्टेप्स को बेसिक भाषा में प्रमोशन बोलते हैं। बेसिक उद्देश्य प्रमोशन का क्या है, स्टेप्स का क्या है? कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन करवाता है? प्रमोटर्स। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। महाराष्ट्र में कहां पे कराओगे? मुंबई या पुणे? तुम मुंबई जाओगे, वहां पे ऑनलाइन सबमिट कर लो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, रजिस्ट्रार तुमको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एक और सर्टिफिकेट के लिए तुमको रुकना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद तुम अपना धंधा शुरू कर सकते हो। आया समझ में? तो ये शॉर्ट में मैंने एक ट्रेलर दिया है। अब हर एक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा।
तो मूल उद्देश्य बोलने का कि फॉर्मेशन इज नथिंग बट गेटिंग योर कंपनी रजिस्टर्ड, सो दैट तुम कंपनी के नाम पे धंधा शुरू करो। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना तुमने शुरू कर दिया तो वो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, तुम अरेस्ट भी हो सकते हो एज अ प्रोमोटर। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी का नाम यूज नहीं कर पाओगे। आया समझ में? लिमिटेड नाम यूज करने से पहले पहले रजिस्टर कराओ, उसके बाद ही यूज करो। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी।